सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और उस महत्वपूर्ण विषय का जो नाम है वो संतुलन का सिद्धांत आइसोस्टेसी। हम देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर हमें देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, गहरी घाटियां, विभिन्न गर्त जो विभिन्न गहराई लिए होती हैं, महासागरीय भाग, इनमें स्थिरता देखने को मिलती है, इनमें संतुलन देखने को मिलता है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार ये स्थिरता किसी नियम के अनुसार होती है। तो यहाँ हम संतुलन की बात करते हैं। हमारे जितने भी उच्चावच धरातल पर पाए जाते हैं उनमें एक संतुलित या संतुलन की अवस्था पाई जाती है, जिसके कारण से ये अपनी जगह स्थिर हमें दिखाई देते हैं। संतुलन को अगर हम परिभाषित करें तो सामान्य तौर पर हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि घूमती हुई पृथ्वी पर या परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान तथा गहराई में स्थित झील और महासागर में यांत्रिक या भौतिक स्थिरता की दशा को हम संतुलन का नाम देते हैं। यानी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर जो उच्चावच पाए जाते हैं या गहराई में हम बात करते हैं या धरातल के ऊपर की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। इसमें भौतिक और यांत्रिक जो स्थिरता पाई जाती है उसको हम संतुलन का नाम देते हैं, आइसोस्टेसी का नाम देते हैं। संतुलन शब्द की अगर बात करते हैं, आइसोस्टेसी की बात करते हैं, तो यह आइसोस्टेसियस शब्द से लिया गया शब्द है और इसका मतलब संतुलन होता है, समस्थिति होता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1889 में अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री डटन महोदय ने इसका प्रयोग किया और डटन महोदय का मुख्य जो उद्देश्य था वो धरातल पर ऊंचे उठे भाग और नीचे स्थित भागों में संतुलन का अध्ययन करना डटन महोदय का उद्देश्य था कि इन भागों में संतुलन किस तरह से पाया जाता है। ये बताते हैं कि ऊंचे उठे भाग और नीचे स्थित पदार्थों का जो भार होता है वो बराबर होता है। क्योंकि ऊंचे उठे भाग कम घनत्व के और नीचे भाग अधिक घनत्व के वाले होते हैं और सभी का भार एक रेखा के सहारे बराबर होता है, जिसको हम क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी का जो भार होता है वो बराबर होता है। तो हम संतुलन के सिद्धांत को साधारण तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं या इस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा तल जिसको हम क्षतिपूर्ति तल कहते हैं होता है, जिसके ऊपर चट्टानों के ऊपर स्थित या चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों में जो घनत्व होता है उसमें अंतर पाया जाता है। यानी विभिन्न जो भाग होते हैं उनमें पदार्थों के जो घनत्व होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है, लेकिन एक तल होता है उसके नीचे घनत्व में सर्वत्र समान होता है। और इसी के अनुसार हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भाग के घनत्व और ऊंचाई में उल्टा संबंध होता है। यानी
ऊंचाई अगर ज्यादा होगी तो उस भाग का घनत्व कम पाया जाएगा, और जिस भाग की ऊंचाई कम होगी उसका घनत्व उतना ही कम पाया जाता है, उसका घनत्व अधिक होगा। इसको साधारण तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं संतुलन को, क्योंकि संतुलन अगर विवर्तनिक जो घटनाएं घटती हैं, भूकंपीय या ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसके कारण से असंतुलन की स्थिति आ जाती है। और वो असंतुलन की स्थिति जब आती है तो वो हम जो पृथ्वी के जो आंतरिक बल होते हैं, भारी बल होते हैं, उस असंतुलन को वो दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस भाग पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, अपक्षय अपरदन की क्रियाएं संपादित होती हैं, फलस्वरूप ये भाग लगातार नीचे होता जाएगा, इसका कटाव होता जाएगा, और नदी द्वारा इसका जो तलछट है, जमाव है, इन पदार्थों का जमाव डेल्टाई भाग पर धीरे धीरे होता जाएगा। यहां कम होगा और यहां ये पदार्थ जमा होते जाएंगे, फलस्वरूप यहां असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सामान्य तौर पर यह माना गया है कि ये पदार्थ वापस यहां पहुंचते हैं और इसको दोबारा इसमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस असंतुलन को दूर करने का ये प्रयास करते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं। संतुलन के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार हमारे सामने संतुलन का सिद्धांत आया, तो गंगा और सिंधु का जो मैदान है उसके पास कल्याणपुर नामक दो जगह हैं। उन जगहों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से ज्ञात किया जा रहा था, और यह भू सर्वेक्षण जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के सानिध्य में संपन्न हो रहा था। जब दोनों विधि से इन दोनों जगहों के अक्षांशीय माप लिए गए तो इन अक्षांशीय माप में अंतर आता है, और वो अंतर आता है 5.236 इंच का। ये अंतर दोनों विधि से आता है। जब एरी महोदय के सामने ये अंतर आने का कारण पूछा तो एरी महोदय ने यह बताया कि हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण यह अंतर आता है, क्योंकि पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस कारण से यह अंतर अक्षांशीय माप में आता है। और इसका कारण एक ये भी बताते हैं कि कल्याण हिमालय पर्वत से केवल 90 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसी कारण इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण वो पेंडुलम को आकर्षित करता है अपनी ओर, जिसके कारण से 5.236 इंच का जो अंतर हमारे सामने आता है। लेकिन प्रॉट महोदय के सामने इस अंतर की वजह को जानने का प्रयास किया तो प्रॉट महोदय ने यह बताया कि हिमालय सियाल का बना है, जिसका घनत्व 2.75 होता है, लेकिन यह अंतर अगर हम गणना करते हैं तो यह अंतर 5.236 इंच का ना आके 15.885 इंच का आना चाहिए। यानी यह अंतर 15.885 इंच के बराबर आना चाहिए। जब प्रॉट महोदय के सामने यह समस्या रखी कि यह अंतर इतना क्यों आना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि हिमालय 2.75 घनत्व वाली चट्टानों से बना है और वह अपनी आकर्षण शक्ति का वास्तविक जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रयोग नहीं कर रहा। तो यहां
प्रॉट और एरी दोनों ने अपनी अपनी समस्याएं इसके संबंध में हमारे सामने रखी, घनत्व का अंतर का कारण बताया, जिसकी वजह से हमारे सामने अनेक सुझाव यानी हिमालय की आकर्षण शक्ति के संबंध में वास्तविक कारणों के अनेक सुझाव हमारे सामने बताए। और उनमें एक था कि वास्तव में हिमालय अंदर से खोखला है, जिसके कारण से वो अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, घनत्व उसका कम होगा। दूसरा, हिमालय की शैलों का घनत्व कम होगा और जिस कारण पर्वत का जो भार होगा वो आकर्षण शक्ति की कमी वहां होगी, क्योंकि पर्वत का भार आकर्षण शक्ति को कम करता है। तीसरा, यह भाग यानी यह माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसमें नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता और यह अंतर तल के ऊपर ही पाया जाता है। यानी धरातल के नीचे जो सबस्ट्रेटम होता है, क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके नीचे अंतर नहीं होता। यह अंतर हमें स्पष्ट रूप से ऊपर ही दिखाई देता है, जैसे ये क्षतिपूर्ति है इसके ऊपर दिखाई देता है। तो हमारे सामने ये विभिन्न सुझाव आए हिमालय की आकर्षण शक्ति के संबंध में, और इस आधार पर मान लिया गया कि जितना भाग ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, यानी अधिक ऊंचे भाग का घनत्व कम होगा और जितना छोटा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। इस संतुलन को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एरी ने अपना सिद्धांत या एरी का मत हमारे सामने आया और एरी यह बताने का प्रयास करते हैं कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित होते हैं। जब एरी बताते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर पर तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है, और इस प्रकार यह मानते हैं कि हिमालय जो ग्लासी मैग्मा है उस पर तैर रहा है। इस को समझाने का एरी ने प्रयास किया कि जैसे हम बर्फ के टुकड़ों को पानी में डालते हैं तो उसका एक भाग ऊपर होगा और 9वां भाग, जो 9 भाग होते हैं वो जल के नीचे होंगे। तो इसी प्रकार हिमालय भी एक भाग इसका ऊपर और 9 भाग इसके धरातल के नीचे स्थित है, जिसके कारण से ये संतुलित अवस्था में है। तो हिमालय की ऊंचाई हम 8,848 मीटर मानते हैं। अगर वास्तविक गणना करते हैं तो इसको अगर 9वां भाग इसके धरातल के नीचे मानते हैं तो लगभग 79,632 मीटर की गहराई यहां धरातल के नीचे होगी। तो इस गहराई पर यह पदार्थ अधिक तापमान के कारण पिघल जाएंगे। लेकिन दूसरा जो इसने प्रयोग किया कि हिमालय संतुलन की अगर बात करते हैं तो एरी ने विभिन्न ऊंचाई वाले लकड़ी के जो टुकड़े लिए जिनका घनत्व समान था और उनको पानी में डुबो दिया। तो एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे इनका जो भार होता है वो बराबर होता है और विभिन्न ऊंचाई में और विभिन्न गहराई में ये जल में डूब जाते हैं। तो यहां पर एरी बताता है कि हिमालय वास्तव में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है और एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, यानी धरातल के ऊपर जो स्थित है, स्थलाकृतियां स्थित है, उनका घनत्व बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में हमें अंतर देखने को मिलता है। गहराई में अंतर होता है, अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार की घनत्व सेलों से बने हैं, परंतु
उनके विभिन्न भागों में गहराई में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार एरी बताते हैं कि हिमालय वास्तव में अपनी वास्तविक जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रयोग कर रहा है। जब एरी संतुलन के संबंध में अपने विचार रखता है और प्राट का जो मत है इस संदर्भ में वो बताता है कि यह अंतर और अधिक आना चाहिए, 15.885 इंच का यह अंतर होना चाहिए, क्योंकि प्लॉट बताता है कि पर्वत कम घनत्व वाले पदार्थ से बने होते हैं और जब हम पहाड़ों की बात करते हैं वो पठारों से कम, पठार मैदानों से कम और मैदान समुद्री तली से कम घनत्व वाले होते हैं, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके सहारे ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है लेकिन नीचे समान घनत्व पाया जाता है, यानी एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। और प्राट के अनुसार ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है, यानी जितना ऊंचा भाग स्थल का होगा उसका घनत्व कम पाया जाएगा और जितना नीचा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक पाया जाएगा। यानी प्लॉट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हुए हैं कि उनमें घनत्व में अंतर पाया जाता है परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। इसको हम इस चित्र के सहायता से समझ सकते हैं। दो विभिन्न जो स्तंभ हैं दोनों के क्षेत्रफल बराबर है ए और बी के, यहां ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है लेकिन दोनों का जो भार होगा वो क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर होगा। तो इस प्रकार संतुलन के सिद्धांत में हमने बात की। प्लॉट और एरी के जो मत हैं संतुलन के संबंध में अलग अलग विचार इन्होंने रखे, अपने सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं वो एक नियम के अनुसार हमें स्थिर अवस्था में यहाँ देखने को मिलती है, इनमें स्थिरता पाई जाती है, जिस कारण यहाँ इसी के आधार पर यहाँ पर हमें संतुलन के संबंध में अनेक विद्वानों के मत अलग अलग प्रकार से या भिन्न भिन्न प्रकार से जो मत हैं संतुलन के संबंध में हमें यहाँ पाए गए या इसके संबंध में इन विद्वानों के विचार संतुलन के संबंध में इन्होंने रखे। धन्यवाद।